विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, डिफॉल्टर एक टाइप का कोर्स ऑफ एक्शन होता है। आज की पूरी सेशन विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी शुरुआत इधर ही से करते हैं। मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटोर, और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट विलफुल डिफॉल्टर्स, और अगर इनसे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना है तो उस पर बैंक्स इतने भड़क क्यों गए। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने सामने देखो, banks may have to settle with some of the 16,044 willful default accounts with 346,479 crore debt till end 2022। जरा हम समझते हैं ना willful defaulters को। देखो, अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक से अपने लिए लोन ले सकते हैं। मान लो मुझे कोई बिजनेस करना है, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने उस बिजनेस में लगाया, वो बिजनेस चला, मैं बैंक को वापस कर दी। कोई भी है, कुछ और काम करना, उन्होंने बैंक से पैसे लिए, उसमें लगाए, फिर बैंक को वापस कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जिस पर्पस से सोचा था उस पर्पस में हमने लगाया, पर हमारा अच्छा चला नहीं तो हम वापस नहीं कर पाए बैंक को। चलो ठीक है, कम से कम आपने वहां लगाकर कोशिश तो की। लेकिन कुछ ऐसे भी खतरनाक लोग होते हैं जो बैंक से पैसे लेते हैं, जिस मकसद से लेते हैं उस मकसद में ना लगा के कहीं और लगा देते हैं। यानी पर्पस कुछ और लिया था लेकिन उसको लगा दिया कहीं और, पैसे बर्बाद हो गए। इनके पास अब भी पैसे हैं कि ये वापस कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक को कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये विलफुल डिफॉल्टर्स कहलाते हैं। बड़ा अपराध टाइप का काम है ये। यानी आपने जिस काम से पैसे लिए कहीं और लगा दिए, आज आपके पास भले पैसे हैं, आपने बैंक को कह दिया हम आपको नहीं दे सकते हैं। यही होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। और इन्हीं विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ में बैंक्स को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना पड़ सकता है, जैसा आरबीआई का निर्देश आया। इसी बात को सुनकर बैंक्स भड़क गए हैं कि हम इनके साथ में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बैंक्स ने बताया कि उनके पास में लगभग 16,044 ऐसे बोरोवर थे, ऐसे लोग थे, लोन लिए थे, जो कि जिनका ओवरऑल, यानी ये जो 16,044 लोग हैं, इनका ओवरऑल लोन का अमाउंट आप मिला दो तो ये 346,479 करोड़ का था। और ये डिफॉल्ट कैटेगरी में, ये विलफुल डिफॉल्ट कैटेगरी में था। इतने सारे विलफुल डिफॉल्टर्स थे, उनका इकट्ठा इतना अमाउंट था, रुपया था इतना सारा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, वो आप देख सकते हो। बेसिकली ये कब की डेटा है, दिसंबर 2022 के अंत तक में इतने डिफॉल्टर्स इतनी अमाउंट बना चुके थे। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि ये जो अमाउंट है डिफॉल्ट कैटेगरी की, ये पिछले 2 साल में 41% से बढ़ गई है। और अगर हम लोग अमाउंट में देखें, ये तो परसेंटेज में बढ़ी है, अमाउंट में 1 लाख करोड़ बढ़ी है। यानी दिसंबर 2020 में ये 245,767 करोड़ था, लेकिन 2022 दिसंबर में ये बढ़ करके कितना हो चुका था, 346,479 करोड़। यानी 2 साल के अंदर 41% विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़ गए और उन्होंने जो अमाउंट लिया था वो 1 लाख करोड़ से बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि सबके साथ तो नहीं, लेकिन इनमें से कुछ हैं ऐसे जिनके साथ में बैंक्स को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना पड़ सकता है। क्या है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट? देखो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब हम सभी को पता होता है ना, क्या होगा कॉम्प्रोमाइज? किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, समझौता कर लेना। तो ये जो बैंक्स हैं, मान लो कोई विलफुल डिफॉल्टर जो अब बन चुका है, उसने अपने टाइम पर लोन लिया था 50 करोड़, लेकिन वो बैंक को कह रहा है हम तुम्हें 3 करोड़ देने को तैयार है। बैंक उससे मना करेगा, लेकिन अब कहा गया है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हो। तो इसी बात पे बैंक्स भड़के हुए हैं कि इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट क्यों करने को कहा जा रहा है। ये गलत है, इससे बैंक्स का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जिन बैंक्स ने दिया था वो भी किसी और के पैसे के बदौलत उससे अपना रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो ये इनका लॉस है। क्या होगा इसके बाद? पर आरबीआई का ऐसा कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 2000 से 2014 के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे थे जो बैंक्स ने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किए हैं अपने विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया जा चुका है विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ सन 2000 से 2014 में। या तो आपने उनके पैसे माफ कर दिए हैं या फिर आपने उन्हें इंटरेस्ट पे भारी छूट दे दी है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर वही चीज़ सामने से लिखी हुई है। जो सेंट्रल बैंक है, इसके बाद इतना तो कहा कि आप लोग विलफुल डिफॉल्टर के साथ में अपना कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करो, लेकिन इसके बाद एक और खतरनाक निर्देश आ गया, आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करो और जब 12 महीने हो जाए, यानी कि कोई भी विलफुल डिफॉल्टर था जो आज अपना कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लिया बैंक के साथ, उन्होंने कहा बैंक को और बैंक उतना पैसा लेके शांत हो गया, तो आज इनका ये अकाउंट क्लोज हुआ। जिस दिन अकाउंट क्लोज हुआ उसके 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद वो फ्रेश लोन भी ले सकता है। वैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर लोन लिया है और लोन को वापस नहीं किया तो उसका सिबिल स्कोर खराब होता है, और अगर सिबिल स्कोर उसका खराब हुआ तो उसे दूसरा बैंक लोन नहीं देता है।
पर अगर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाएगा तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी तो सेटलमेंट हो चुकी है। तो इस केस में कहा गया है कि जब कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाए उसके 1 साल के बाद वो फ्रेश लोन भी ले सकता है। अब बैंक्स को कितनी डर लगेगी। खैर, तो ये पूरी कहानी थी आज की, जैसे आप लोग देख सकते हो। इतना ही नहीं, विलफुल डिफॉल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन लोग होते हैं, जिस मकसद से पैसा लिया था उसमें ना लगाकर कहीं और लगा देना, पैसे हैं तब भी नहीं वापस करना, ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो है यही कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो आरबीआई ने कहा है, मतलब अब आरबीआई अपने डिफेंस में क्या बता रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर रहे हैं, इसके पहले भी कई साल पहले से भी हम लोग ऐसा काम करते हुए आए हैं। तो ये आरबीआई की अपने डिफेंस में बात आई है। खैर, जाते जाते आप लोग मुझे एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करते जाइएगा, एनपीए कोई भी लोन कितने दिनों में बनता है? अगर कभी भी कोई भी ईएमआई कितने दिनों तक नहीं पे की जाए तो वो एनपीए बनती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो डेली लाइव क्लासेस में तो 12 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।